हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। माई सेल्फ एस के टिग्रवाल। और उम्मीद करता हूँ सभी फ्रेंड्स सेफ़ होंगे और जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेशर हैं और जो एमएससी के साथ साथ नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होगी तो अपनी प्रिपरेशन पहले से अगर प्रिपेयर रहेगी तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर सकते हो और आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फ़िलहाल बैठे हैं और पीजी की एग्ज़ाम अभी हो नहीं रही है, टाइम लगेगा उसमें, तो उसी के साथ साथ क्यों ना आप एमएससी के साथ आप जो पीजी की अपनी कहें नेट के साथ साथ जो भी टॉपिक्स हैं, जो सिमिलर टॉपिक्स हैं, वो भी काफ़ी अपन साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो आप साथ साथ अपनी जो तैयारी है वो ज़रूर रखें। अभी जो अपन ने काफ़ी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किए भी हैं पहले, और भी आगे अपन कंटिन्यू जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं या करते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको ये वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी आपको डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपन उनका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अभी अपना टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो है ईटीएस को। मैंने लास्ट क्लास के अंदर जो बताया था आपको, उस ईटीएस को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और ईटीएस के आगे का अपना स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे कौन से लिगेंड्स या ऐसे कौन से केमिकल्स या ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो ईटीएस को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ईटीएस को अपन कह सकते हैं दो प्रकार से डिस्टर्ब कर सकते हैं, या तो वो उसको ब्लॉक ही करता हो कि जिसके कारण से ईटीएस जो आगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, तो उसमें एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो प्रोटॉन का पंपिंग नहीं होगी, जिसके कारण से एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एटीपी को सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। मतलब ये कहें कि ईटीएस जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट नहीं हो पाता। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि जो प्रोटॉन्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या फिर अपन कहें माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है उनसे किस में आ जाते हैं, पहले ही मैट्रिक्स में आ जाते हैं। जैसे हो सकता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर क्या हो, स्मॉल पोर का फॉर्मेशन करते हो। स्मॉल पोर से होते हुए जो प्रोटॉन्स है वो क्या करते हैं, मैट्रिक्स में आ जाते हैं। जबकि प्रोटॉन किधर से आने चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स तो फिफ्थ है जिसे अपन कहते हैं एटीपी सिंथेज, उसके अंदर से आने चाहिए, तब जाके एटीपी का सिंथेसिस होता है। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो प्रोटॉन्स को क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू पहले निकाल देते हैं, जिसके कारण से जो प्रोटॉन की जो एनर्जी है वो एक्ट एज ए हीट के रूप में जनरेट हो जाती है, लेकिन एटीपी का सिंथेसिस नहीं होता है। तो इस आधार पर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जो इनहिबिटर हैं और अनकपलिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स किसके इनहिबिटर की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं ईटीएस की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कहाँ पे बताया आपने को, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये 5 कॉम्प्लेक्स से बनी हुई या 5 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स से बनी हुई एक चेन होती है जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम। इसमें कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को क्या कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जिसके कारण से एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। नॉट अकर एटीपी सिंथेसिस, जिनसे एटीपी का सिंथेसिस नहीं होता है। और जनरल से अपन कहें कि जब एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगी, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी होगी। डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की डेफिशिएंसी आएगी तो उस ऑर्गेनिज्म की हो सकता है क्या हो, डेथ भी हो सकती है। तो ये सभी जो इनहिबिटर्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं,
टॉक्सिक टाइप के होते हैं या पॉइजन प्रकार के केमिकल या सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण से एनर्जी का प्रोडक्शन है वो रुक जाता है। उनके अपन एग्जांपल देखें, जैसे सबसे पहले अपन एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इस डायग्राम के थ्रू अपन देखते हैं कि ईटीएस जो पाथवे है वो चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मैट्रिक्स है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर स्पेस, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर अपने कॉम्प्लेक्स दिखाए गए हैं। आगे इसकी पूरी डिटेल जो है वो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हो, ईटीएस का जो पार्ट है 4th है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो जो NAD डिहाइड्रोजिनेज है वहाँ सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कहाँ से लेता है, NADH2 से लेता है। NADH जो है वो इलेक्ट्रॉन देते हुए 4 प्रोटॉन को पंप करता है, किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये 4th है। 4th के थ्रू भी प्रोटॉन को पंप किया जाता है, यहाँ पर 4 प्रोटॉन, जिसके कारण से प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये प्रोटॉन जो हैं वो कहाँ से निकलते हैं, इस प्रकार से ये प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स में आ जाते हैं और यहाँ पर एक ATP का सिंथेसिस किया जाता है। अब अपन जो फर्स्ट देख रहे हैं कि जो एमिटोल या अपन कहें एमोर्बिटोल जो केमिकल है ये ब्लॉक करता है। इनकी डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि ये केमिकल की साइट कौन सी है जहाँ पर ये क्या करता है, इसको ब्लॉक करता है। अगर ये पूछा जाता है तो जो एमिटोल है वो ब्लॉक करता है, या अपन कहें इनहिबिटर या इनहिबिट करता है, इनहिबिट। तो ये इनहिबिट किसको करता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। यहाँ पर ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, ये रोकता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ब्लॉक किसको करता है, ये NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो इसके जो साइट हो गई वो हो गई कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में एंजाइम कौन सा है, NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज कहें अपन, या फिर इसे कह सकते हैं NADH NAD डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो ये भी इसकी क्या है, टारगेट साइट है। सेम इसी प्रकार से अगर अपन दूसरा टारगेट देखें तो दूसरा टारगेट जो आ जाएगा वो अपना आ जाएगा रोटिनॉन, यहाँ पर सेकंड, रोटिनॉन। ये भी क्या है, इनहिबिटर है। और इनहिबिटर कौन सा है, सेम इनहिबिटर का फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इनहिबिट करता है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने से यहाँ से रोकता है। तो सेम जो इनहिबिटर साइट है वो कौन सी जाएगी, NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज और सेम NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो रेटिनॉन और जो अपन कहें एमाइटोल, उन दोनों की जो टारगेट साइट है वो कौन सी है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होती है। तो ये इसके बारे में था। अगला अपन देखें कि ये जो रेटिनॉन है कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो रेटिनॉन जो है वैसे देखा जाए तो एक प्लांट का क्या है, प्रोडक्ट होता है। ये एक प्लांट प्रोडक्ट है जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है रूट पार्ट से। रूट पार्ट है, कौन से प्लांट का रूट पार्ट है ये, तो ये डेरिस का है, डेरिस एलेप्टिका। ये एलेप्टिका। तो कौन से प्लांट से
रोटिनोन को प्राप्त किया जाता है तो आप कह सकते हो डेरिस एलिप्टिका प्लांट से प्राप्त किया जाता है। और कौन से पार्ट से? रूट के पार्ट से किया जाता है। और ये इसका जो टारगेट साइट है वो कौन सी है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये इसकी टारगेट साइट है जिसके कारण से ये एटीपी के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट कंपोनेंट अपन देखें। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि ये जो रेटिनोन है ये एक्ट एज ए इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यूज में लिया जाता है। यूज इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए भी यूज में आता है, क्योंकि जैसे ही रेस्पिरेशन सिस्टम या पर अपन कहें ईटीएस जो है वो बंद हो जाएगा तो उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसके कारण से इंसेक्ट है उसकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। इसके साथ साथ ये फिश के लिए भी हानिकारक है। फिश पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो ये फिश पॉइजन होता है जिसके कारण से फिश की डेथ हो जाती है। अगला कंपोनेंट अगर अपन देखें, एंटीमाइसिन ए। अगला टारगेट आ जाएगा एंटीमाइसिन ए। एंटीमाइसिन ए नाम से भी है, एंटीमाइसिन ए एक क्या है? एंटीबायोटिक है। एक एंटीबायोटिक्स है। इसकी वैसे टारगेट साइट देखा जाए तो टारगेट साइट जो है ये रहेगी। इसकी टारगेट साइट अपन कहें कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो इसकी क्या है? टारगेट साइट है। इसमें कॉम्प्लेक्स थर्ड में देखें तो कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट को ये क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर अपन कहें साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1, यहाँ से क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है और इसके बीच में ये क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो ये इसकी क्या है? टारगेट साइट है। इसको ये क्या करता है? रोकता है। तो जिसके कारण से इसका एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा अपनी एंटीबायोटिक। अगला अपन कंपोनेंट देखें, समझ में आ गया? एंटीनोमाइसिन की जो टारगेट साइट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि किस साइट को ब्लॉक करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को ब्लॉक करता है। किसके बीच में करता है? तो अपन कह सकते हैं साइटोक्रोम बी से लेकर इसके बीच में साइटोक्रोम C1 के बीच में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन जो ETS है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अगला अपन देखें डेमेरोल। ये भी एक क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इनहिबिट करता है। टारगेट साइट कौन सी है इसकी? टारगेट क्या है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इसकी टारगेट साइट है, जिसके कारण से ये इसको ब्लॉक करता है और ETS के ATP का सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। अगला अपन देखें, जैसे अगला अपन कंपोनेंट देखें या केमिकल देखें तो आ जाएगा पायरेसिडीन ए। तो पायरेसिडीन जो ए है उसका जो फंक्शन है या टारगेट साइट अपन कहें, रोल कहें, सिमिलर टू रोटिनोन। इसका जो फंक्शन है वो किसके सिमिलर है? रोटिनोन के सिमिलर है। तो सीधी सी बात है, इसकी जो टारगेट साइट है वो आ जाएगी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये इसको क्या करता है? इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को, क्योंकि रोटिनोन जो है वो भी क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पायरेडिसिन एक्ट एज ए एंटीबायोटिक। अगला अपन देखें
नेक्स्ट आ जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन जो सल्फाइड है ये किसको ब्लॉक करता है? टारगेट कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स फोर्थ को क्या करता है? ये टारगेट करता है, जहां इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को ये क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक नहीं पहुँचने देता? ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचने देता। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये एक्ट एज ए टॉक्सिक केमिकल होता है, जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स को क्या करता है? ब्लॉक करता है। अगला टारगेट अपन देखें, जैसे आ जाएगी या फिर अपन डायरेक्ट ही कहें फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स के इनहिबिटर। फोर्थ कॉम्प्लेक्स को कौन से इनहिबिटर क्या करते हैं? इसको ब्लॉक करते हैं। तो उनके एग्जाम्पल अपन देखें। सबसे पहले अपन देखें साइनाइड। इसके अलावा देखें अपन साइनाइड, और साइनाइड के अलावा देखें अपन सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड। इनको दोनों का ऊपर देखा जाए कि जो साइनाइड है और सोडियम एजाइड है, ये दोनों जो टारगेट होता है, इनका टारगेट तो है कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स फोर्थ को ये क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा इनमें देखा जाए तो ये किस कंडीशन में ब्लॉक करते हैं? तो ये जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम अपन कहें इसके फोर्थ के अंदर साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, इनको क्या करते हैं? ये कौन से कंडीशन में ब्लॉक करते हैं? ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन के अंदर क्या करते हैं? ये ब्लॉक करते हैं। इसका मतलब सीधा सा अपन कहें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे प्रोटीन है साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ पे आता है? तो अपन कहें यहाँ पे आता है। किसमें? कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में क्या है? साइटोक्रोम A, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है साइटोक्रोम A3, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है ऑक्सीजन के पास। तो सबसे पहले साइटोक्रोम ये दिखाएं अपन, तो कौन सी कंडीशन में है? ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन के अंदर है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचता है ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो ये कैसी कंडीशन में है? ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो ये कैसी कंडीशन में आ जाएगा? रिड्यूस्ड कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आया है, तो ये कौन सी कंडीशन में है? ऑक्सीडाइज कंडीशन में है। इसी कंडीशन में ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रोक लेता है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रोक लेगा, तो ये कौन सी कंडीशन में रह जाएगा? ऑक्सीडाइज कंडीशन के अंदर ही रह जाएगा, और इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इस साइट के ऊपर ये क्या करता है? ब्लॉक करता है कि इलेक्ट्रॉन नॉट रीच टू साइटोक्रोम A3। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज कंडीशन में ये क्या करता है? इनहिबिट करता है, ब्लॉक ऑक्सीडाइज कंडीशन। लेकिन अगर अपन बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो टारगेट साइट है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स फोर्थ इसकी क्या है? टारगेट साइट है। लेकिन ये इनसे भी ज़्यादा क्या है? हार्मफुल है। और ये अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच भी गया है तो ये कौन सी कंडीशन में है? रिड्यूस कंडीशन में है। तो भी ये क्या कर सकता है?
साइटोक्रोम A3K कौन सी कंडीशन, रिड्यूस्ड कंडीशन में भी उसको क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है। मतलब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अपटेक कर सकता है, और इस स्टेज पे इनको क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। कौन से, रिड्यूस कंडीशन में। जबकि साइनाइड और ये एजाइड जो है वो कौन सी कंडीशन में ब्लॉक करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को वो पहुँचने ही नहीं देते हैं, तो यहाँ पर ये ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिड्यूस कंडीशन में भी इसको इनहिबिट कर सकता है। तो मोर हार्मफुल कौन सा हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट अपन देखें कि जो इनहिबिटर है वो है ओलिगोमाइसिन। और ओलिगोमाइसिन एक वैसे तो है एक एंटीबायोटिक, ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। और इसकी जो टारगेट साइट है वो क्या है, एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज का कौन सा पार्ट, F0 पार्ट। F0 पार्ट को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। क्योंकि F0 पार्ट में से क्या किया जाता है, प्रोटॉन को पंप किया जाता है। और ये क्या करता है, ओलिगोमाइसिन प्रोटॉन के पंप को क्या करता है, ये बंक या क्या अपन कहें इनहिबिट कहें, या फिर अपन इसे कहें ब्लॉक। किसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक होने के कारण से इसमें एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा, नॉट एटीपी सिंथेसिस। तो यहाँ पर ओलिगोमाइसिन, कई बार पूछा भी जाता है कि ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक किस साइट को ब्लॉक करता है, तो रेस्पिरेटरी इनहिबिटर होते हैं। रेस्पिरेटरी इनहिबिटर हैं तो ईटीएस के कौन से पाथवे को या ईटीएस की किस जगह को ब्लॉक करता है, तो ये एटीपीज के जो F0 पार्टिकल है, जिसे अपन कह रहे हैं ये वाला F0 पार्टिकल, और ये कौन सा है, F1 पार्टिकल है। तो यहाँ पर F0 पार्टिकल के अंदर ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। किसको ब्लॉक करता है, प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करता है, तो जिसके कारण से एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी के साथ अपना आ जाएगा अनकपलिंग एजेंट। और अनकपलिंग एजेंट किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी ऐसे केमिकल या सब्सटेंस हो या कोई टॉक्सिक केमिकल हो जो क्या करते हैं, ईटीएस के जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, या फिर अपन कहें फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, और या फिर साइनोबैक्टीरिया के अंदर अपन कहें कि किसी भी ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अंदर एटीपी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बनता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है कि ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट लास्ट के अंदर इस कॉम्प्लेक्स से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो इससे तो क्या बनता है, एटीपी बनता है। लेकिन अनकपलिंग एजेंट क्या करेंगे, इनमें से कहीं भी एक छिद्र क्रिएट कर देंगे, या फिर अपन कहें एक चैनल का फॉर्मेशन कर देते हैं। चैनल का फॉर्मेशन करने के कारण से क्या होगा कि जो प्रेशर यहाँ पर बन रहा है प्रोटॉन का, ये प्रोटॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, मैट्रिक्स में आ जाएंगे। सीधी सी बात है। तो मैट्रिक्स में आने से इनका प्रोटॉन का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अनकपलिंग एजेंट किसे कहते हैं कि अनकपलिंग एजेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर क्या करते हैं, छिद्र बना देते हैं या पोर बना देते हैं। उनके अंदर से प्रोटॉन क्या कर देते हैं, रिलीज हो जाते हैं या लीक हो जाते हैं, जिसके कारण से प्रोटॉन का जो मोटिव फोर्स है या ग्रेडियंट है वो नहीं बन पाता और एटीपी का सिंथेसिस नहीं होता। जबकि ईटीएस में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसका मतलब जो ईटीएस है वो कंटिन्यू क्या रहेगा, चलता रहेगा, विदाउट डिस्टर्बिंग एटीएस चलता रहेगा। लेकिन एटीपी नॉट सिंथेसिस, एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो केमिकल्स हैं उसे अपन क्या कहते हैं, अनकपलिंग एजेंट्स कहते हैं। तो अनकपलिंग एजेंट्स किसे कहते हैं, अनकपलिंग एजेंट इज ए molecule that डिसरप्ट या फिर अपन कहें डिस्टर्ब। किसको डिस्टर्ब करती है ये, तो अपन कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिस्टर्ब,
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, या फिर अपन कहें एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा अपन कहें फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन को क्या करते हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया एंड इन साइनोबैक्टीरिया बाय किसके द्वारा, रिलीजिंग ऑफ प्रोटॉन बाय फॉर्म पोर और चैनल एंड रिलीज प्रोटॉन को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण से ETS जो है वो तो क्या रहेगा, कंटिन्यूस। मतलब ETS वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, लेकिन ATP नॉट सिंथेसिस ATP का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ बनना चाहिए था वो प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनने के कारण से इनमें क्या है, यहाँ पर छिद्र हो गया, जिसके कारण से ये प्रोटॉन इधर से निकल जाएंगे और यहाँ से प्रोटॉन नहीं आएंगे, मतलब ग्रेडियंट नहीं बन पा रहा है। तो इस प्रकार के जो भी एजेंट्स हैं या केमिकल्स, वो सभी क्या कहलाते हैं, अनकपलिंग एजेंट्स कहलाते हैं, जो किसको रोकते हैं, ओवरऑल देखा जाए तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं। मतलब ADP और फॉस्फेट को जुड़ने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर वो जुड़ेंगे तो ATP का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। तो ये पाथवे जो है ETS कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन ATP का सिंथेसिस नहीं होता है। तो ये सभी केमिकल्स क्या कहलाते हैं, अनकपलिंग एजेंट्स कहलाते हैं। इनके अपन एग्जाम्पल देखें, जैसे इनमें से अपन देखें कि जो अनकपलिंग एजेंट हैं उनको अपन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो मोस्टली जो यूज में आते हैं अनकपलिंग एजेंट के रूप में जो केमिकल्स हैं वो कौन से हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं क्लासिकल अनकपलिंग एजेंट्स। जो क्लासिकल अनकपलिंग एजेंट्स हैं उनके एग्जाम्पल आ जाएंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, इसके अलावा 2,5-डाइनाइट्रोफिनॉल, इसके अलावा डेस एस्पिडिन, इसके अलावा डिसकोमेरोल, इसके अलावा डाइनाइट्रो ऑर्थोरेसो, इसके अलावा अपन कहें तो एलिप्टिसिन, इसके अलावा फ्लूफेनेमिक एसिड, निक्लोस एमाइड, इथेनॉल एमाइन, इसके अलावा पेंटाक्लोरो ऑर्फिनॉल, इसके अलावा अपन कहें तो यहाँ पर परफ्लोराइड या परफ्लोरो ट्राईइथाइल, परफ्लोरो ट्राईइथाइल कार्बिनोल, इसके अलावा अपन कहें टायर फोस्टीन या टेरफोस्टीन, ये भी एग्जाम्पल हैं। तो इनमें से आपको सिर्फ ये एक आइडिया रखना है कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं जो अनकपलिंग एजेंट के हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा अनकपलिंग एजेंट है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है इनमें से कौन सा अनकपलिंग एजेंट है। आगे अपन देखें दूसरे प्रकार के अनकपलिंग एजेंट जो सूडो अनकपलिंग एजेंट के नाम से जाने जाता है। जैसे इनमें अपन कुछ एग्जाम्पल देखें कि कौन से ऐसे सूडो अनकपलिंग एजेंट के रूप में जो केमिकल्स है वो यूज में आते हैं। तो इनमें से देखें जो एजाइड है, सोडियम एजाइड या फिर अपन एजाइड कहें, वो आता है इसके अंदर एक तो। इसके अलावा बिगवा एनाइड या बिगोनाइड्स, इसके अलावा बुपी वेकेन, इसके अलावा कैल्सीमाइसिन, इसके अलावा डोडेसाइल, ट्राईफिनाइल,
फोरियम, इसके अलावा लेसोलो एसिड, इसके अलावा लॉन्ग फैटी एसिड्स में एग्जाम्पल अपन देखें तो लिनोलिक एसिड, इसके अलावा निग्रेसिन या नाइग्रेसिन का भी अपन कहें, नाइग्रेसिन जो है वो भी एक टाइप किसके रूप में अनकपलिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। इसके अलावा पिक्रिक एसिड को अपन कह सकते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जो किसका एग्जाम्पल है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का एग्जाम्पल है। अगला आ जाएगा टेट्राफिनाइल फोस्फोरियम क्लोराइड, जो इसका एग्जाम्पल है वेलिनोमाइसिन, और इसके अलावा आर्सेनेट। ये सभी जो है वो क्या है अनकपलिंग एजेंट हैं, जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है या सभी जो भी फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड जो मेम्ब्रेन है उन सब के अंदर क्या करते हैं, ये चैनल या फिर पोर का फॉर्मेशन करते हैं या मेम्ब्रेन को क्या करते हैं डिजोल्व करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जो प्रोटॉन है वो बाहर लीकेज हो जाते हैं। प्रोटॉन बाहर लीकेज होने के कारण से जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है वो नहीं बन पाता है, जिसके कारण से एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। क्योंकि एटीपी के सिंथेसिस होने के लिए ज़रूरी है कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स बने, जो कहाँ से निकले, जो अपन कहें 5th कॉम्प्लेक्स से जब बाहर निकलता है तभी जाके एटीपी का सिंथेसिस होता है। लेकिन जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा ही नहीं तो प्रोटॉन कहाँ से निकल पाएंगे, तो प्रोटॉन नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ कॉमन एग्जाम्पल ऐसे देखें अपन जो नॉर्मली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे इसके अलावा अपन इम्पोर्टेंट देखें कि इम्पोर्टेंट इनमें से कौन से ऐसे हैं सभी ओवरऑल में से, तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने अलग से बनाए हैं कि जो अनकपलिंग एजेंट्स हैं। जैसे अपन बात करें वेलिनोमाइसिन जो है वो वैसे देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पोटेशियम चैनल क्रिएट करता है, पोटेशियम के लिए चैनल क्रिएट करता है, और इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है मेम्ब्रेन के अंदर छेद कर सकता है, और मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही पोर करेगा तो उस पोर में से क्या हो गया प्रोटॉन भी साथ में निकल जाते हैं। और यहाँ पर ये किसके रूप में काम करता है, एक्ट एज ए अनकपलिंग एजेंट के रूप में काम करता है। कई बार पूछा जाता है कि ये जो है वेलिनोमाइसिन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस प्रकार का अफेक्ट करता है, तो एक्ट एज ए एंटीबायोटिक है जो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है पोटेशियम आयन चैनल को या पोटेशियम के लिए चैनल बना देता है। पोटेशियम एंटर करता है, पोटेशियम जैसे ही एंटर करता है तो वाटर भी एंटर करेगा, जिसके कारण से माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है फट जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये पोटेशियम चैनल फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वेलिनोमाइसिन। ग्रेमिसिडिन ये एक एंटीबायोटिक है जो क्या करती है मेम्ब्रेन के अंदर पोर का सिंथेसिस करती है। इसके अलावा इथेनॉल है, सैलिक एसिड है, इसके अलावा 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल है, जैसे टू 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। इसके अलावा अपन कहें डाइक्यूमेरॉल है, इसके अलावा CCCP जिसे अपन कह सकते हैं कार्बोनाइल, साइनिडीन, क्लोरोफिनाइल, हाइड्रोजोन। इसके अलावा अपन कहें C या FCCP जिसे अपन कह सकते हैं P ट्राईफ्लोरो मेथोक्सी कार्बोनाइल, साइनाइड, फिनाइल, हाइड्रो या हाइड्राजोन। तो इस प्रकार से ये जो हैं वो क्या है केमिकल हैं जो अनकपलिंग एजेंट के रूप में यूज में लिए जाते हैं। कुछ अनकपलिंग एजेंट अपनी बॉडी के अंदर नेचुरल भी बनते हैं जो अपनी बॉडी को हीट जनरेट करते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है हीट जनरेट में एनर्जी वेस्ट होती है। मतलब ऑर्गेनिज्म को अपन कहें जैसे ही विंटर कंडीशन आती है, विंटर कंडीशन के अंदर कहें अपनी बॉडी के अंदर हीट जनरेट करने के लिए कुछ टिश्यू या कुछ सेल्स होती हैं जो या कुछ प्रोटीन्स होती हैं या अपन कहें कुछ आयंस होते हैं जो हीट जनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके कारण से बॉडी की हीट है वो मेंटेन रहती है। लेकिन एटीपी का प्रोडक्शन क्या कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है उस टाइम पर। तो अपन कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल अनकपलिंग एजेंट। तो लास्ट अपना आ जाएगा फिजियोलॉजिकल अनकपलिंग एजेंट। इसे अपन नेचुरल भी कह सकते हैं, नेचुरल अनकपलिंग एजेंट जो अपनी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं, जो उस ऑर्गेनिज्म की विंटर कंडीशन के अंदर अपन कहें बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल ये टिश्यू या केमिकल्स होते हैं, जिसे अपन कहते हैं फिजियोलॉजिकल अनकपलिंग एजेंट, जो फिजियोलॉजी का टेम्परेचर है उसको बनाए रखते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल आ जाएंगे, एक तो
लॉन्ग फैटी एसिड, एग्जाम्पल लॉन्ग फैटी एसिड। इसके अलावा अपन देखें थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। इसके अलावा अपन देखें थर्मोजेनिन प्रोटीन, थर्मोजेनिन प्रोटीन। इसके अलावा अपन देखें कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस। तो ये सभी जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी फिजियोलॉजिकल अनकपलिंग एजेंट किस लिए कहते हैं, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन करने या बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी की जो बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट होती है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, जिसके कारण से हीट जनरेट होती है और एटीपी के प्रोडक्शन को क्या करता है, ये रोकता है। तो ये क्या करते हैं, हीट इंक्रीज करते हैं, हीट रिलीज करते हैं और इसके कारण से हीट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है और टेम्परेचर बढ़ता है। थर्मोजेनिन जो है वो एक प्रोटीन होती है और किस में पाई जाती है, ब्राउन जो एडिपोज टिश्यूज हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। तो अपन कह सकते हैं ब्राउन फैट एडिपोज टिश्यू। तो ब्राउन जो फैट है उसको क्या कह सकते हैं अपन, लॉन्ग फैटी एसिड है या ब्राउन जो फैट है उनको हीट जनरेशन के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम है या फिर जो प्रोटीन है थर्मोजेनिन कहलाती है, जो किस में पाई जाती है, एडिपोज टिश्यू के अंदर देखने को मिलती है। तो ये अपनी थर्मोजेनिन है, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं, कई ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं विंटर कंडीशन के अंदर अपनी एक अपन कहें अनकॉन्शियस जो कंडीशन है उसमें चले जाते हैं, मतलब एकदम अपन कहें कि अपनी रेस्पिरेशन की जो रेट है उसको भी लो कर लेते हैं, एक डेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस टाइम पर वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो ये भी देखने को मिलता है, थर्मोजेनिन उस कंडीशन में भी यूज में आने वाली एक प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये थर्मोजेनिन क्या करा देता है, हीट को क्या करता है, रिलीज करता है और एटीपी के सिंथेसिस को कम कर सकते हैं ये, जिसके कारण से वो जो एनर्जी है वो हीट के रूप में यूज में ली जा सकती है। तो यहाँ पर नेचुरल फिजियोलॉजिकल कई बार पूछा जाता है क्वेश्चंस कि नेचुरल या फिर फिजियोलॉजिकल अनकपलिंग एग्जाम्पल कौन से, तो लॉन्ग फैटी एसिड है, थायरोक्सिन है, थर्मोजेनिन है और कैल्शियम है। इस प्रकार से आज का अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो सभी फ्रेंड्स से उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको पसंद आया होगा और किसी प्रकार के आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़्यादा पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आगे उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।